जरा सोचिए एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसका शासन इतना लंबा चला कि उसने इतिहास की कई सदियों को गुजरते हुए देखा। आज हम कहानी सुनेंगे चोल राजवंश की, एक ऐसा साम्राज्य जिसे उसकी कांस्य की अद्भुत मूर्तियों और विशाल पत्थर के मंदिरों के लिए आज भी याद किया जाता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। पूरे 1500 साल। इसी वजह से चोल दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक बन जाते हैं। और इतने लंबे समय ने उन्हें दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ने का मौका दिया जो आज भी जिंदा है। तो आज के इस सफर में हम चोलों की शुरुआत से लेकर उनके एक महान साम्राज्य बनने तक की पूरी कहानी देखेंगे। उनके सुनहरे दौर को जानेंगे, उनकी कामयाबी के पीछे छिपे राज को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चोल सिर्फ एक राजवंश नहीं थे। 1500 साल तक शासन करने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ही ये तय किया कि दक्षिण भारत और उससे आगे के व्यापार, राजनीति और संस्कृति की दिशा क्या होगी। अगर आसान शब्दों में समझना हो तो चोल राजवंश दक्षिण भारत की एक सुपर पावर था। वो अपने कमाल के एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत ही मजबूत नौसेना और सबसे बढ़कर अपनी अद्भुत कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे, जिसकी बात हम आगे करने ही वाले हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चोल हमेशा से इतने शक्तिशाली नहीं थे। एक लंबा दौर ऐसा भी था जब वो गुमनामी में खो गए थे, और फिर उन्होंने जो शानदार वापसी की वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये टाइमलाइन उनकी वापसी की पूरी कहानी बताती है। देखिए, संगम युग में शुरुआती सफलता मिली, लेकिन फिर लगभग 500 साल का सन्नाटा छा गया। वो इतिहास से जैसे गायब भी हो गए थे। और फिर 850 ईस्वी में विजयालय चोल ने तंजावुर पर कब्जा करके सब कुछ बदल दिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने शाही चोल साम्राज्य की नींव रखी। और इस नींव पर चोलों ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया। इस सुनहरे दौर के दो सबसे बड़े हीरो थे, एक पिता और पुत्र की जबरदस्त जोड़ी। पहले आते हैं राजराजा प्रथम। वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक फैलाया। लेकिन वो कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनका सबसे बड़ा तोहफा है तंजावुर का शानदार बृहदीश्वरर मंदिर, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। फिर आए उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, और उन्होंने तो अपने पिता की विरासत को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। अपनी सेना को दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की गंगा घाटी तक ले गए और अपनी नौसेना से दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री ताकतों को भी चुनौती दे डाली। जरा उनकी पहुंच का अंदाजा लगाइए। जमीन और समंदर दोनों पर उनका कब्जा था। एक तरफ उन्होंने पूरे दक्षिण भारत को जीता, तो दूसरी तरफ उनकी नौसेना इंडोनेशिया और मलेशिया तक पहुंच गई। उस दौर में उनकी सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं था। राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंड चोल की उपाधि मिली, यानी गंगा को जीतने वाला चोल। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक अविश्वसनीय कामयाबी का प्रतीक। किसी दक्षिणी साम्राज्य के लिए उत्तर भारत की पवित्र गंगा नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चोल इतने लंबे समय तक इतने विशाल और सफल साम्राज्य को चला कैसे पाए? इसका जवाब उनकी जीतों में नहीं, बल्कि उनके शासन करने के तरीके में छिपा है। उनका प्रशासनिक सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और फिर उप-जिलों में बांटा गया था। लेकिन उनकी असली काबिलियत जमीनी स्तर पर थी, जहां गांवों का शासन ग्राम सभाएं चलाती थीं। और उनके स्थानीय शासन का सबसे दिलचस्प उदाहरण है ये कुदवोलाई सिस्टम। जरा सोचिए, उस जमाने में गांव के सदस्यों का चुनाव ताड़ के पत्तों पर नाम लिखकर, उन्हें एक मटके में डालकर और फिर निकालकर किया जाता था। ये निष्पक्ष चुनाव का एक ऐसा अनोखा तरीका था जो अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। तो कुल मिलाकर चोल साम्राज्य 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। एक ताकतवर सेना, समुद्र पर राज करने वाली एक शक्तिशाली नौसेना और एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रशासनिक सिस्टम जो इन सबको एक साथ बांधे रखता था। उनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज था उनकी मजबूत इकोनॉमी। एक तरफ कावेरी नदी की वजह से उनके खेत सोना उगलते थे, तो दूसरी तरफ उनके जहाज चीन और अरब तक मसालों और दूसरे सामानों का व्यापार करके खूब दौलत कमाते थे।
चलिए अब उस विरासत की बात करते हैं जो चोलों ने हमारे लिए छोड़ी है। उनकी जीत की कहानियां भले ही इतिहास का हिस्सा बन गई हों, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला आज भी हमारे सामने जिंदा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है तंजावुर का बृहदीश्वरर मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये चोलों की इंजीनियरिंग, उनकी कला और उनकी आस्था का जीता जागता स्मारक है, जिसे आज यूनेस्को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। और फिर आती हैं उनकी बेजोड़ कांस्य की मूर्तियां, खासकर नटराज की ये प्रतिमा। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जो अपने आप में एक कमाल की कला है। ये मूर्ति आज भारतीय कला की पहचान बन चुकी है पूरी दुनिया में। तो संक्षेप में चोलों की विरासत क्या है? विशालकाय मंदिर, अद्भुत मूर्तियां, एक बहुत ही व्यवस्थित प्रशासन और एक शक्तिशाली नौसेना। ये वो चीजें हैं जो आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति और पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह चोलों का भी अंत हुआ। लगातार युद्धों और अंदरूनी झगड़ों ने उन्हें कमजोर कर दिया और 13वीं सदी के अंत तक उनका गौरवशाली शासन खत्म हो गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चोलों का साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कला, उनकी वास्तुकला और उनके विचारों की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अतीत कभी मरता नहीं, बल्कि हमेशा हमारे वर्तमान को एक नया आकार देता रहता है।